हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है हमारी गवर्नमेंट की। तो रिसेंटली एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद में गवर्नमेंट प्लान कर रही है आइसोब्यूटेनॉल डीजल ब्लेंडिंग, जहाँ पे 15% आइसोब्यूटेनॉल डाला जाएगा। पिछले कुछ टाइम से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि फ्लेक्सी फ्यूल की तरफ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। मेरे हिसाब से जितनी एनर्जी इस कैटेगरी में लगाई जा रही है ईवी के अंदर, अगर डबल डाउन किया जाए या फिर हम हाइब्रिड कैटेगरी में जाए जहाँ पे प्लग इन हाइब्रिड्स को प्रमोट किया जाए, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी एडवांटेज आ सकती है। जैसे अगर मैं प्लग इन हाइब्रिड की बात करके चलूं तो उसमें ईवी भी है और उसमें पेट्रोल भी चल रहा है। तो जिन लोगों को रेंज एंजाइटी है, जो ईवी गाड़ी लेना चाहते हैं बट उनको लगता है यार मैं लंबे रूट पे नहीं ले जा सकता, तो उनके लिए पेट्रोल का भी ऑप्शन है कि भाई गाड़ी कभी बंद नहीं होगी, टेंशन मत लो। और जब सिटी ड्राइव करनी होगी तो उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ी है ही, जिसकी 150 के आसपास 100-150 के आसपास की रेंज होने वाली है। अब 100-150 एक बंदा डेली ट्रेवल के अंदर यूज करता है और मेजॉरिटी ऑफ लोग जो डेली ट्रेवल करने वाले हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरा पूरा गेम बदल सकता है मेरे हिसाब से। हाँ, इसकी वजह से ये हो सकता है जो प्रॉपर ईवी का पुश आ रहा है वो घटता हुआ दिखाई दे। पर बात तो वही है ना, पहले प्लग इन हाइब्रिड निकालो, लोगों को जब ईवी की आदत हो जाएगी, जब पता लगेगा ईवी में क्या गाड़ी भागती है, क्या जबरदस्त थ्रॉटल मिलता है, नॉर्मल पेट्रोल के अंदर डीजल के अंदर वो नहीं मिलता, तो बंदा अपने आप ईवी प्रेफर करने लग जाएगा। तब तक बैटरी सिस्टम और इंप्रूव हो चुका होगा, हमको 1000 किलोमीटर वाली रेंज वाली गाड़ी इंडिया में मिलनी शुरू हो गई होगी। अगर हम एफआईआई की बात करके चले तो उन्होंने पिछले 4 दिन के अंदर 10,000 करोड़ के इंडियन बॉन्ड्स खरीद लिए। यहाँ पर बॉन्ड की यील्ड घटती हुई दिखाई दी है, जो कि एक अच्छी चीज है। कहीं ना कहीं अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा इंडिया में आना शुरू हो जाएगा। पिछले कुछ टाइम से जो ट्रेंड दिखाई दे रहा था इंडिया से पैसा जा रहा है, वो इंडिया में आता हुआ दिखाई देगा, जिससे करेंसी भी स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। बाकी म्यूचुअल फंड की बात करके चले तो उन्होंने 4,16,000 करोड़ की इक्विटी 2026 के अंदर खरीदी है। कि नेट लेवल पे बात कर रहा हूँ, बेची और खरीदी, एवरेज जो बन के निकल के आया है वो खरीदा हुआ इतना बड़ा नंबर है। और दूसरी साइड पे एफआईआई की बात करके चले तो उन्होंने 2,70,000 करोड़ की इक्विटीज बेची है। तो जो इतना बुरा हाल चल रहा था, इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे उतना ज्यादा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को बचा के रखा। एफआईआई भागे जा रहे थे, डीआईआई डाले जा रहे थे ताकि मार्केट पे उतना इम्पैक्ट ना दिखाई दे। अब इसको आप अच्छा भी कह सकते हो और इसको आप बुरा भी कह सकते हो कि डीआईआई के कंट्रोल में है, और अगर वो एकदम कुछ चाहे या कुछ बुरा होता है तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। अगर हम एसआईपी इन्फ्लोज की बात करके चले तो मई के महीने के अंदर 1% नीचे जाती हुई दिखाई दी है, 30,954 करोड़ के ऊपर जाती हुई दिखाई दी है। अप्रैल के महीने में नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके बाद ये घटता हुआ दिखाई दिया है। इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, बहुत कुछ है, तो इस चक्कर में ऐसा देखने को मिल रहा है। बाकी सुनने में आ रहा है भाई, मतलब मैंने बहुत लोगों से पर्सनली बात करी है, लोग कह रहे बैंकों से पैसा निकाल लो भाई, बैंक में पैसा नहीं रखना, कैश अपने पास इकट्ठा करना है। ये क्या नया ट्रेंड है? क्या आपने ये चीज सुनी है या फिर ये मेरे लिए डेटा स्क्यू है कि मैंने कुछ लिमिटेड लोगों से सुना है कि कल को यार बुरा टाइम आने वाला है, कैश निकाल के रख लो? ये क्या है? ये क्या कहीं पे मीडिया में ऐसी बातें करी गई है जिसकी वजह से हवा बन रही है? अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करके चले तो वहां पर भी 97,000 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिला है वहीं के महीने के अंदर, जहाँ पे 30,000 करोड़ रुपीज तो लिक्विड फंड की कैटेगरी के अंदर थे और एक झटके में पैसा निकाला गया। ऐसा क्यों? मतलब देखो, इक्विटी मार्केट अभी थोड़ी सी डाइसी चल रही है, पर डेट मार्केट तो एक अच्छा यील्ड दे रही है ना। मैं एज अ इन्वेस्टर अगर सोचता हूँ तो जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है और समझ में नहीं आता लोगों को, तो वो डेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या नया ट्रेंड बन रहा है जहां पर लोग इन्वेस्ट ही नहीं करना पसंद कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट हो रहा है, प्रॉपर्टी की भी डिमांड नहीं है। ऑल दो रेट कितना ही बढ़ा लो, जब मार्केट में लेने के लिए जाओगे तो कहोगे भाई माल नहीं है, माल नहीं है, महंगा हो गया माल। जब बेचने के लिए जाओगे कोई ग्राहक नहीं है। बट रियलिटी ये है कि मार्केट में इस टाइम पे प्रॉपर्टी लेने वाले लोग भी नहीं बैठे, तो लोग पैसा होल्ड करके कर क्या रहे हैं? मतलब समझ में नहीं आई मेरे को बात। किसी के पास जेन्युइन आंसर है तो बताना मुझे, अपने एनालिसिस मत देना। जो एक्चुअली निकाल के सेव कर रहा है या किसी की जाम जाम वाले कर रहे हैं वो बताना यार, मुझे जानना है रियलिटी क्या है ये। बाकी भाई वीडियो वाइज पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी जो हीट वेव चल रही है उसकी वजह से जो टेक्सटाइल फैक्ट्री होती है वहां की प्रोडक्टिविटी 10% घटती हुई दिखाई दी है। जो वर्कर्स है वो छुट्टी मार रहे हैं, कभी बीमार हो रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा थक जाते हैं, प्रोडक्टिविटी खराब होती हुई दिखाई दे रही है, शिपमेंट में डिले देखने को मिल रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल की इश्यूज आ रहे हैं, और सबसे बड़ा ये जो ग्लोबल कलेश चल रहा है इसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल कहानी सही नहीं दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे फोन पे और क्रेडिट की बात करके चले तो वो क्रेडिट कार्ड से अब रेंट पेमेंट भी अलाउ करने वाले हैं, ऑल्दो आरबीआई अलाउ नहीं करता। अगर आप किसी एक बंदे को क्रेडिट कार्ड से पैसा देते हो तो दिस इज इलीगल। एक तरह से P2P क्रेडिट कार्ड ट्रांसफर नहीं होता है। ऑल्दो लोकल मार्केट में लोग बैठे हैं ऐसे दुकानदार जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और आपको कैश पकड़ा देते हैं वो, बट वो एक लूप होल
है, उन्होंने एज ए दुकानदार आपसे पेमेंट दिखाई है, अपनी सेल बुक करी है और आपको कैश दे दिया है। यहाँ पे कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, एक बीच का लेयर बना रहे हैं, एग्रीगेटर टाइप प्लेटफॉर्म मान लो। मतलब अगर कोई मकान मालिक है वो आके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर लेगा और कोई भी बंदा उसको पेमेंट दे देगा, बीच में एक इनका प्लेटफॉर्म आ गया, तो पेमेंट प्लेटफॉर्म से होके जा रही है कि इनका प्लेटफॉर्म नहीं है, बीच में पेमेंट एग्रीगेटर टाइप्स कुछ लगाया जा रहा है। जैसे कि नो ब्रोकर की बात करके चले, पेज ऐप की बात करके चले, रेड जिराफ की बात करके चले, ये सब के सब इसी टाइप का एडजस्टेड प्रोसेस लेके आ रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। देखो ये तो प्लेटफॉर्म हो गया, तो अब कोई बंदा वहां पे रजिस्टर कर लेगा और जो टेनेंट है वहां पे भी कर लेगा और दोनों के दोनों एक दूसरे को पेमेंट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दे देंगे और यहाँ पे कुछ इंसेंटिव भी मिल जाएंगे। मुझे याद है पीजी वाली कोई कंपनी थी, वो यही करती थी कि आप पीजी ले लो हमसे, उसके बाद पीजी की पेमेंट हमारे थ्रू दो तो आपको कुछ कैशबैक मिलेगा और उस कैशबैक से आप अपना रेंट पे कर सकते थे। उस कैशबैक से आप उनकी सर्विसेज थी, जैसे पीजी के अंदर टिफिन सर्विस होती थी ना, तो उसके अंदर आप इसको रिडीम कर सकते थे। वही वाला चीज हो रहा है यहाँ पे। क्रेड ने एक अलग से ऐप भी लॉन्च करी है, कैश बाय क्रेड करके, जहां पर लोन दिखाया जाएगा। बहुत ही ट्रांसपेरेंट अप्रोच रखी गई है कि पहले आप ऐप के ऊपर आओ, आपको बताया जाएगा कितना इंटरेस्ट रेट है, कितनी फीस लगेगी, कितने चार्जेस लगेंगे, फिर लोन ऑफर किया जाएगा। गुड है, बट मैंने पहले भी बोली थी वाली बात कि अगर स्टार्टअप की बात करके चले तो लोन टेक स्टार्टअप में हमको ट्रेंड देखने को मिलेगा। अभी मार्केट सिचुएशन खराब है, बिजनेस हल्के दिखाई दे रहे हैं, नौकरियां जाती हुई दिखाई दे रही है, तो लोन वाला बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, डेट वाला बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तभी बहुत सारी कंपनीज के अंदर डबल डाउन करती हुई दिखाई देगी और मान के चलो डिफॉल्ट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बैंक लेवल के ऊपर भी डिफॉल्ट बढ़ सकता है। अगर हम एको की बात करके चले तो उनका Q3 ऑफ 2026 के अंदर आईपीओ आ सकता है। रिपोर्ट्स की बात के चले तो $300 मिलियन का आईपीओ होने वाला है, $2 बिलियन की वैल्यूएशन होने वाली है, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन होगा। लेट्स सी क्या होता है। अगर मैं जेप्टो की बात करके चलूं तो उनका एड रेवेन्यू 1600 करोड़ पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। ये अच्छे लेवल के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 151% का राइज है। ये एड रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, जेप्टो के अंदर जो एड्स आती है, अगर जेप्टो पे कोई माल बेचता है तो उसको एड चलानी पड़ती है अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उस एड का रेवेन्यू यहाँ तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 49 करोड़ का था, 25 के अंदर 651 करोड़ पे गया और 26 के अंदर ये 1636 करोड़ पे जाता हुआ दिखाई दिया है। 33 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पिछले 2 सालों के अंदर। ये प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट भी लेते हैं, उसके बाद ऐड भी चलवाते हैं। बाकी ईडी ने जेप्टो के फाउंडर्स को फेमा के केस के अंदर बुलाया है। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट्स कह रही है वो बताता हूँ कि ऐसा नॉर्मली होता है क्योंकि इन्होंने आईपीओ फाइलिंग के अंदर डिस्क्लोजर डाला है, उस डिस्क्लोजर के चलते इनको बुलाया गया है। फाइलिंग के अंदर कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, कोई वॉलेशन नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। बाकी जब भी किसी का आईपीओ आता है तो लपेटे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कोई फंसता हुआ दिखाई देता ही है। अगर हम बाजार नाउ की बात करते चले, जो कि क्विक कॉमर्स स्टार्टअप है, उन्होंने भी 72 करोड़ रुपीस रेज करे हैं। पीक एक्सी पार्टनर ने इनके अंदर पैसा डाला है। जनवरी 2026 के अंदर लॉन्च हुई कंपनी है ये और इनका जो टारगेट है वो टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर है, जहां पर ये ग्रोसरीज, फूड, वेजिटेबल, डेली एसेंशियल वगैरह उनको पहुंचा रहे हैं। मतलब क्विक कॉमर्स में अभी पैसा मिल रहा है और अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अभी बना हुआ बिजनेस है ये। बाकी एडवर्ब की बात करके चले तो वो $100 मिलियन रेज कर रहे हैं। रिलायंस बैक्ड है, मतलब मेजॉरिटी होल्डिंग रिलायंस ही ओन करता है इस कंपनी की। 2021 के अंदर $132 मिलियन रिलायंस ने इसके अंदर इन्वेस्ट करे थे और कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया था। कंपनी के सीईओ का कहना है कि अब ये ग्लोबल टॉप 10 रोबोटिक्स कंपनी के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर पहुंच जाएंगे, टॉप 5 के अंदर आने वाले 10 साल के अंदर पहुंच जाएंगे। नाम तो भाई मैंने इनका सुना है, सच्ची बताऊं तो इनके रोबोट भी थोड़े ठीक ठाक ही दिखाई देते हैं, पर मुझे लगता है कि इतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं होगा इस टाइम पे। जैसे अगर आप कोई गाड़ियों का मार्केट शेयर भी ले लो, 2 व्हीलर स्कूटियों का भी ले लो, जो ऊपर के टॉप 3 प्लेयर्स होते हैं ना वही मेजर सब कुछ करते हैं। क्विक कॉमर्स के अंदर ले लो, जो बड़े प्लेयर्स हैं वही मेजर पोर्शन लेके बैठे हैं। फूड डिलीवरी के अंदर ले लो, जो मेजर प्लेयर्स हैं वही लेके बैठे हैं। ऐसे ही रोबोटिक्स में भी देखने को मिलेगा। तो आप टॉप 5 में भी हो जाओगे, 5th नंबर पे होगे तो भी बहुत बड़ा शायद बिजनेस नहीं होगा, बड़ा होगा, बट डोंट एक्सपेक्ट कि क्वांटम वाइज पूरा मार्केट शेयर का एक बड़ा पोर्शन होगा। बाकी इंडस्ट्री अभी बहुत नई है तो कुछ नहीं कह सकते कौन सी चीज कहाँ पहुंच जाए। ये अपने खुद के लाइडर सेंसर बना रहे हैं, इनका कहना है 2 साल लगाया है उसके डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने और जल्दी ही लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। बाकी अडानी ग्रुप की बात करके चले तो उन्होंने इंटेली स्मार्ट इंफ्रा को एक्वायर कर लिया है 350 करोड़ के अंदर। सबसे बड़े प्लेयर हो गए हैं अगर स्मार्ट मीटर की कैटेगरी की बात करके चले। 4.7 करोड़ से ज्यादा मीटर्स इनके पास में हो गए हैं इंडिया के अंदर देखा जाए तो। इंटेली स्मार्ट अकेला 2.2 करोड़ स्मार्ट मीटर्स का पोर्टफोलियो अपने पास में रखता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, असम के अंदर इन्होंने डिप्लॉय कर रखे हैं। ऐसा माना जाता है इंडिया के अंदर जो स्मार्ट मीटर प्रोग्राम है वो $30 बिलियन के आसपास है।
250 मिलियन इलेक्ट्रिक मीटर्स को चेंज करना है स्मार्ट मीटर्स के ऊपर। 250 मिलियन, 25 करोड़ नंबर हो गया भाई ये। बाकी एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया की बात करके चले तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने जो व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन के लिए सेपरेट नेटवर्क की बात करी है उसको अपोज किया है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि जो 5.875 से 5.925 गीगाहर्ट्ज का बैंड है उसको ये डी लाइसेंस कर दे और वो व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन के लिए रहे। अभी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन हमने बहुत पहले बात करी थी। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो दूसरी गाड़ी आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। प्लस अगर आप किसी टोल वोल से निकल रहे हो तो अब आराम से निकलो, कोई दिक्कत नहीं, वहीं से अपने आप कम्युनिकेशन हो जाएगा। एक तरह से सैटेलाइट से आपकी गाड़ी कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी वाली बात कर सकते हो कि गवर्नमेंट आपको ट्रैक कर सकती है कहाँ हो आप, क्या हो क्या नहीं हो, जो कि एक अच्छी चीज भी है एक तरह से, और आप सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं बुरी चीज भी है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको अलग बैंडविड्थ पे रखा जाए। टेलीकम्युनिकेशन वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हीं की बैंडविड्थ पे रहेगा तो इनके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट वोडक्ट बन सकते हैं इसके ऊपर। बाकी मार्केट की बात करके चलिए तो मार्केट फ्लैटर बंद होती हुई दिखाई दी कल, जहाँ पे हमारी करेंसी थोड़ी सी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दी है। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रुख लेगी, पर मार्केट ने उतना पॉजिटिव रुख नहीं लिया। मिड कैप स्मॉल कैप का तो बुरा हाल था। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, करो वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।